हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज मैं यूनिट लेकर आई हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्लास 12 अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप वाला जो आपका वॉल्यूम है उसमें आपको यूनिट 2 मिलता है और ये है उसका फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम देखने वाले हैं सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट, एक ओवरव्यू लेंगे हम इसका कि इस यूनिट में क्या क्या है और हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी ताकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें या न्यूमेरिकल्स करें तो हमें कोई कंफ्यूजन या कोई डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहले आपको एक टर्म क्लियर करनी है यहाँ पे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग देखिए। पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है किसके बीच में? टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो क्या कहते हैं कि शेयर करेंगे प्रॉफिट बिजनेस के। लॉस भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव लोग हैं, सोच कर चलते हैं कि प्रॉफिट ही होगा, राइट। तो वो प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस के, और वो बिजनेस जो या तो सारे के सारे मिलकर चला रहे हैं या कोई एक बाकी सबके बिहाफ पर बिजनेस को हैंडल कर रहा है, राइट। एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन की क्या बात है, नया वर्ड है, तो देखिए एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। यहाँ पे जो आपने एग्रीमेंट किया था पार्टनरशिप का, उसके अंदर अगर आप कोई चेंज लेकर आते हो तो ब्रिंग्स टू एन एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। कोई भी चेंज लाने का मतलब है ये वाला एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट आएगा एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पुराने एग्रीमेंट में अगर आप कोई चेंज लेकर आते हो तो उसकी वजह से पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, अब एक नया एग्रीमेंट आ जाता है पार्टनरशिप का। इसीलिए हम इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपने पार्टनरशिप फर्म जो बनाई थी अब उसको आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो। और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के, कब कब करना पड़ता है आपको एग्रीमेंट में चेंज? आप सिंपल समझकर चलिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एग्रीमेंट में चेंज। आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन कब करना पड़ता है या आपको एग्रीमेंट में चेंज कब करना पड़ता है? पहले रीजंस क्या हो सकते हैं, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ए, बी और सी तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों के बीच में रेशियो 3:2:1 में डिवाइड हो रहे थे प्रॉफिट्स। अब इन लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसे अनइक्वल शेयर क्यों करें, सब लोगों का बिजनेस है, सब लोगों को इक्वल इक्वल दे देते हैं। तो इन्होंने बोला कि अब नया रेशियो रखेंगे 1:1:1। ये था ओल्ड, अब है न्यू। तो जैसे इन्होंने रेशियो चेंज किया अपना, इनका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज हो गया। अब नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट आएगा। एग्रीमेंट में इनको नई टर्म्स लिखनी पड़ेंगी कि भैया प्रॉफिट और शेयर जो भी लॉस होगा वो किस रेशियो में शेयर करना है, 1:1:1 में शेयर करना है, इक्वल शेयर करना है, अब पहले वाले में नहीं करना। तो अब इनको नया एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक वजह बन जाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की या एग्रीमेंट में चेंज करने की, कि जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करें। दूसरी वजह एडमिशन, कोई नया पार्टनर आ गया, ए बी सी 3 पार्टनर थे, अब आ गया डी। तो पहले तीनों जिस रेशियो में बांट रहे थे इक्वली, ठीक है, अच्छी बात है, अब नया आ गया तो अब इसको भी देना पड़ेगा। अब नए पार्टनर की रेशियो में भी चेंज हो रहा है तो आपको नया एग्रीमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि एडमिशन नया हो गया है। तीसरा है रिटायरमेंट, कोई एक पार्टनर चला गया, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, सी चला गया, इसने रिटायरमेंट ले लिया कि अब मेरी एज नहीं है बिजनेस करने की, अब हम जा रहे हैं हरिद्वार संन्यास लेकर। तो ए और बी को नया रेशियो डिसाइड करना है, एक तो कि भाई किस रेशियो में बांटेंगे, और जो चला गया पार्टनर उसके लिए एडजस्टमेंट्स करनी है। तो नया एग्रीमेंट साइन होगा अब दोनों बचे हुए पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि पुराने एग्रीमेंट में तो तीनों पार्टनर्स थे, अब एक पार्टनर चला गया, 2 ही पार्टनर बचे हैं, तो नया एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब ये कोई एक डेथ हो जाए, फोर्थ रीजन है कोई एक आदमी मर जाता है, किसी एक की डेथ हो गई है 3 पार्टनर्स में से या 2 पार्टनर्स में से, तो अब नया एग्रीमेंट साइन करेंगे हम। तो ये भी एक वजह होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन की। अमलगमेशन ऑफ 2 फर्म्स, 2 फर्म्स है, अब वो मिलकर एक बन रही है। यहाँ पे फर्म थी एबीसी फर्म, यहाँ पे थी डीईएफ फर्म, अब ये मिलकर के एक फर्म बन रही है, क्या, XYZ फर्म बन गई। अब ये नई फर्म बन गई, नया एग्रीमेंट साइन होगा, नई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, नए तरीके से प्रॉफिट्स वगैरह सब चेंजेस हो रहे हैं, तो एग्रीमेंट में भी चेंज होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे इसको, ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स है। यहां से आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन समझ आया, लेकिन हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम तो ये सब पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों पढ़ेंगे हम? हमने यूनिट का नाम क्या बताया था आपको,
यूनिट का नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो हम सिर्फ चेंज वाला पोर्शन पढ़ेंगे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ये अगले यूनिट्स में है, ये अगले यूनिट्स में, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का मतलब है तो सब कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन हम एक एक करके चारों सर्कमस्टेंसेस पढ़ेंगे। चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ है, ये अगले यूनिट्स में आएंगे। इस यूनिट में हम सिर्फ चेंज को कवर करने वाले हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो जाता है तो क्या क्या सिचुएशंस होंगी और क्या क्या एडजस्टमेंट, कैसे उसको आप ट्रीटमेंट दोगे, राइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट हमारा जो कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो बचे हुए जो भी पार्टनर्स है बिजनेस में, उनके बीच में सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना कोई मरा, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ रेशियो में चेंज हो रहा है। पहले जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे अब उसमें नहीं, अब नए रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स द परचेज ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर पार्टनर्स फ्रॉम द अदर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज का मतलब है एक या कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर किसी और पार्टनर से अपना शेयर खरीदे, कुछ गेन करे या कुछ सेक्रीफाइस। फॉर एग्जांपल मैंने बोला था ABC है, पहले शेयर था 321, अब शेयर है 111। ये ओल्ड था, ये न्यू था। सी को तो पहले भी 1 मिल रहा था, अब भी 1 मिल रहा है, कोई दिक्कत है सी को? नहीं। लेकिन ए को क्या था, पहले ज्यादा मिल रहा था, राइट। पहले 3 ले रहा था ये, अब कितना ले रहा है, अब ये 1 लेगा। सेम ऐसे ही पहले बी 2 ले रहा था, बी 1 लेगा। तो गेन किसने कर लिया, किसी ना किसी पार्टनर ने तो गेन किया ही है। पहले 3/5 6 करके 3/6 था, यहाँ पे ए का था, बी का था 2/6 और सी का था 1/6। अब ए का कितना है 1/3, बी का कितना है 1/3 और सी का कितना है 1/3। बी का तो पहले भी 1/3 ही था, अगर आप इसको सोल्व करके देखो तो बी को कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी के बीच में कुछ कुछ डील हुई है, एक ने शेयर ज्यादा ले लिया है अभी और दूसरे ने कम कर लिया अपना शेयर। तो जब आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ गेन करते हो ना, तो आप जिसने सैक्रिफाइस किया ना, जिससे आपने वो शेयर खरीद लिया है, भाई पहले आपके पास कम प्रॉफिट मिल रहा था आपको, अब आप ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपने किसी ना किसी से गेन किया है। आपका शेयर जो था वो कम था, अब आपने किसी से वो शेयर खरीदा है, तो आप उसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो आप उसको पेमेंट करोगे, उसको कंपनशेट करोगे। तो कंपनशेट करने के लिए आप क्या करोगे, गुडविल दोगे, गुडविल का ट्रीटमेंट, कंपनशेट। आप कंपनशेट करने के लिए गुडविल का एडजस्टमेंट करोगे, और ये एडजस्टमेंट के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, फिर आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, जो भी रिजर्व्स और अभी तक के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे उनको भी एडजस्ट करना है, और रिवैल्युएट करना है किसको, एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो इसका मतलब है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज को भी रिवैल्युएट करेंगे आप दोबारा से। कैपिटल्स में भी एडजस्टमेंट्स होंगी प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब हो सकता है आप कहें कि भाई जिसकी जितना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में, उसी के अकॉर्डिंग उसको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज की वजह से आपको कितनी सारी एडजस्टमेंट्स और देखनी पड़ रही है, यहाँ पे देखिए। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। एक नया एग्रीमेंट साइन होगा, उस नए एग्रीमेंट में आपको फिर से नई टर्म्स और कंडीशंस लिखनी है, तो पुराने एग्रीमेंट को ढंग से सेटल करना है, पुराने एग्रीमेंट को ढंग से क्लियर करना है, इसीलिए आप नया एग्रीमेंट साइन करेंगे पार्टनर्स के साथ में। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला ये रहा सबसे ज्यादा इजी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस करना, त्याग कर देना, राइट। तो आपका क्या होगा, जब आप त्याग करते हो, बड़ा दिल है आपका, आपने सोचा कि चलो ठीक है ये पार्टनर मांग रहा है कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट दे दो यार, तुमको तुम्हारे पास जो है उसमें से कुछ हिस्सा मेरा बढ़ा दो, पहले मेरे को जितना हिस्सा मिल रहा था उससे थोड़ा ज्यादा दे दो। तो जो त्याग कर रहा है उसका दिल बड़ा है, उसने सोचा चलो छोड़ दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या है, आपका पुराना वाला शेयर ज्यादा रहा होगा हमेशा से ही, और न्यू शेयर कम रहा होगा,
क्योंकि आपने त्याग कर दिया। आप पहले ज्यादा लेते थे, अब आपने त्याग कर दिया, दिल बड़ा था, आपने दान कर दिया, लो भाई रखो। तो अब आपका नया शेयर कम है, क्योंकि आपने अपना ही पुराने में से कुछ हिस्सा किसी को दे दिया, तो अब जो नया आएगा वो कम मिलेगा आपको, राइट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमेशा, या फिर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और सैक्रिफाइसिंग कब होता है? जब, अगर आपको एक हिंट के लिए अगर चाहिए हो, तो ओल्ड शेयर जो सैक्रिफाइस करता है ना, जो भी पार्टनर, उसका ओल्ड शेयर हमेशा मोर देन न्यू शेयर। जो सैक्रिफाइस करेगा उसका ओल्ड शेयर ज्यादा रहेगा न्यू शेयर के कंपैरिजन में। अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। द रेशियो इन विच पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म में एग्री टू गिव अप, या तो गिव अप या सरेंडर कर दे अपना शेयर, सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया, दे दिया, ऑफ प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर, एक या उससे ज्यादा पार्टनर्स को अपना शेयर सरेंडर कर दे, तो उसको हम बोलते हैं, उस रेशियो को सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों कैलकुलेट किया जाता है? या तो एडमिशन के टाइम पर कैलकुलेट करते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या हम जैसे इस यूनिट में हम क्यों कर रहे हैं कैलकुलेट, क्योंकि हमें जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करना है उसके शेयर के लिए। उसने हमें, भाई उसका दिल बड़ा था, उसने हमें दे दिया अपना प्रॉफिट कि ठीक है मेरे पास, मैं 5 मेरा जो पार्टनर रेशियो है जैसे 5/12 है, तो मैं अपने 5/12 में से आपको कुछ हिस्सा दे देता हूँ कि लो भाई तुम रखो, कोई बात नहीं, मैं कम में काम चला लूंगा। तो उसने तो दे दिया दिल बड़ा करके, लेकिन क्या आप ले लोगे? बेशर्मी थोड़ी दिखाएंगे हम क्या करेंगे, उससे जो लिया उसको उसके बदले में गुडविल पेमेंट कर देंगे, हम उसको गुडविल में एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हमने भाई जब गेन किया है, मैंने गेन किया, तो मुझे उस एक्स्ट्रा शेयर के लिए कुछ ना कुछ तो फर्म को देना पड़ेगा कंपनसेट करने के लिए, राइट। मुझे कुछ ना कुछ तो कंपनसेट करना ही पड़ेगा ना। मैं जब एक्स्ट्रा शेयर ले रहा हूँ तो मेरे को इन्वेस्टमेंट भी उसी शेयर के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। फिर ऐसे थोड़ी घर बैठे बैठे आपको मिल जाएगा, नहीं, आपको उस एक्स्ट्रा शेयर जब आप खरीद रहे हो ना, ज्यादा हिस्सेदारी चाहिए प्रॉफिट में, तो उस हिस्सेदारी के लिए कुछ ना कुछ कैपिटल और गुडविल देनी पड़ेगी। समझ में आया आपको? कैपिटल क्यों देते हैं? चलिए एक ट्रिक और बताते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताते हैं आपको। गुडविल क्यों लेकर आते हैं? गुडविल की एडजस्टमेंट क्यों करते हैं? गुडविल लेकर आते हैं टू गेट अ शेयर इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए, टू गेट अ शेयर इन प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट में शेयर चाहिए, इसीलिए आप गुडविल देंगे। गुडविल क्यों लेकर आएंगे आप? क्योंकि आपको प्रॉफिट में शेयर चाहिए। एक बात, कैपिटल क्यों लेकर आते हो कि भाई शेयर, ठीक है, कैपिटल क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो आप? कैपिटल क्यों लेकर आओगे? टू गेट अ शेयर इन एसेट्स, फर्म के बिजनेस के एसेट्स भी होंगे, तो एसेट्स में आपकी हिस्सेदारी कब बनेगी? जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करोगे। तो कोई भी पार्टनर है वो गुडविल इसलिए लगाता है क्योंकि उसको प्रॉफिट्स में हिस्सा चाहिए, और वो कैपिटल इसलिए लगाता है क्योंकि उसको एसेट्स में हिस्सा चाहिए। जब भी कोई एडमिशन होता है, नया पार्टनर आता है, तो वो गुडविल और कैपिटल दोनों लेकर आता है। गुडविल लेकर आता है प्रॉफिट्स में शेयर लेने के लिए, कैपिटल जो एसेट्स है बिजनेस की उसमें अपनी हिस्सेदारी डालने के लिए वो कैपिटल लेकर आता है। क्लियर? अब देखिए गेनिंग रेशियो, जिस पार्टनर ने अपना शेयर इंक्रीज किया है, जिस पार्टनर ने गेन किया, जिसने वो, एक पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया था, सरेंडर कर दिया था कि लो मेरा शेयर रखो, जिस पार्टनर ने वो शेयर ले लिया वो है गेनिंग पार्टनर। गेन किया, उसका फायदा हो गया, उसने तो ज्यादा शेयर ले लिया, राइट। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला ये है। गेनिंग रेशियो में हमेशा क्या होगा, आपका अभी जो नया शेयर है वो हमेशा ज्यादा रहेगा आपके ओल्ड शेयर से, आपके ओल्ड शेयर से ज्यादा रहेगा आपका न्यू शेयर। क्लियर? अब देखिए गुडविल के बारे में पढ़ेंगे हम। गुडविल क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको अगले आने वाले यूनिट्स में भी इसको कैलकुलेट करना है बार बार। आपको बिजनेस मैनेजमेंट में भी, स्टडीज में, जो बिजनेस स्टडीज आपका सब्जेक्ट है उसमें भी आपको गुडविल के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। तो गुडविल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। गुडविल क्या होता है? गुड नेम, आपकी अच्छी इमेज मार्केट में, गुड नेम, इमेज बोल सकते हो, राइट, या रेपुटेशन, आपके प्रोडक्ट की, आपके बिजनेस की जो इज्जत है ना बाजार में, बाहर 4 लोगों के सामने, वो कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, जब 4 लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में तो आपकी गुडविल है, 4 लोग बुरा बुरा बोल रहे हैं, गुडविल नहीं है, राइट। ये समझाने भर के लिए था। तो वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, उसके प्रॉफिट्स को लेकर उसकी जो वैल्यू है, रेपुटेशन है जो उसकी मार्केट में, एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर,
आ- आपसे जुड़े हुए और भी लोग होंगे, जैसे आप बेच रहे हो रेडीमेड का सामान, और भी लोग बेच रहे होंगे रेडीमेड का सामान, तो आप ही का सामान को ज्यादा प्रेफर क्यों कर रहे हैं लोग? क्योंकि आपकी मार्केट में गुडविल है। तो बाकी जो लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं ना सेम बिजनेस में, उनसे ज्यादा प्रॉफिट आप इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आपकी गुडविल है। हल्दीराम, हल्दीराम भी वही बेचता है स्नैक्स और स्वीट्स, जो खासकर इसकी नमकीन, बाकी लोग भी तो नमकीन बेच ही रहे हैं ना। सब लोग क्या बेच रहे हैं? स्नैक्स बेच रहे हैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, या स्वीट्स बेच रहे हैं। और भी बहुत लोग हलवाई हैं आपके आसपास होंगे, स्वीट्स जो बेच रहे हैं, स्नैक्स बेच रहे हैं, बहुत लोग होंगे आपके आस पड़ोस में। तो आप हल्दीराम को ही प्रेफर क्यों कर रहे हो? क्योंकि हल्दीराम की एक गुडविल है, अच्छी इमेज है मार्केट, राइट। तो बाकी जो लोग स्नैक्स और स्वीट्स बेचकर अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा हल्दीराम अर्न कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी गुडविल ज्यादा है, इसका नाम है, राइट। हम नहीं कहते ब्रांड है वो, तो हल्दीराम एक ब्रांड है, उसका नाम है। लोग उसके नाम की वजह से उसके साथ लॉयल है, लोग उसको प्रेफर करते हैं बजाय किसी और के, क्योंकि उसने वो इमेज बनाई अपनी, उसने वो गुडविल अर्न की है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो गुडविल क्या होता है? जब आप अपने ही इंडस्ट्री में और सबसे बढ़कर रेपुटेशन रखते हो ना, कि लोग आपके इंडस्ट्री में, ऐसा तो है नहीं कि अकेले आप ही बिजनेस कर रहे हो, और भी लोग सेम बिजनेस कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रोसरी या कोई किराना का स्टोर है आपके आस पड़ोस में, और भी बहुत सारे स्टोर्स होंगे, लेकिन आप एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदते हो और लगभग लोग उसी से खरीदते हो, उसके पास इतनी भीड़ है, क्यों है? उसकी एक गुडविल है मार्केट के अंदर, उसकी अच्छी इमेज है कि ये बंदा ट्रस्ट कर सकते हैं, इस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके सामान खरीद लो, ये कभी धोखा नहीं देता, इसका सामान अच्छा रहेगा, फलाना ढिमकाना। मानते हो ये बात? वो क्यों होता है? मिस्टर ए भी वही सामान बेच रहे हैं जो मिस्टर बी बेच रहे हैं, आप मिस्टर ए से खरीद रहे हो, मिस्टर बी से नहीं खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? गुडविल की वजह से। मिस्टर बी से ज्यादा प्रॉफिट मिस्टर ए अर्न कर रहे हैं, जबकि सामान दोनों सेम बेच रहे हैं, तो क्यों खरीद, ज्यादा प्रॉफिट क्यों हो रहा है उसको? क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, उसकी इमेज अच्छी है लोगों के सामने, उसका नाम बना हुआ है लोगों के सामने। क्लियर हुआ? अब देखिए इसके फीचर्स क्या होते हैं गुडविल के। ये इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल, आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको देख नहीं सकते, लेकिन हाँ आप इसको फील कर सकते हो कि हाँ ये एग्जिस्ट करती है गुडविल। वैल्यूएबल, इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू होती है इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं गुडविल को, राइट। हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, आपको ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है गुडविल। अभी अभी एग्जांपल दिया, दो किराना स्टोर है, एक किराना स्टोर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दूसरा कम, क्योंकि उसकी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी है लोगों के बीच में, इसलिए वो ज्यादा अर्न कर रहा है, उसकी गुडविल अच्छी है। तो आपको एक्सेस प्रॉफिट, बाकी लोग जो कमाने उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है गुडविल। वैल्यूड ओनली व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, गुडविल को कैसे आप मानोगे? गुडविल तो आप वैल्यू कैसे करोगे? कोई दुकानदार क्या कहेगा, यार मेरी गुडविल 10,000 की है, दूसरा कहेगा नहीं मेरी 10 लाख की गुडविल है, मेरी 20 लाख की। ऐसे कभी कैलकुलेट कर सकते हो गुडविल को? नहीं कर सकते। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जब आप अपना पूरा बिजनेस बेचोगे ना, तो आप नहीं कहते हो कि ठीक है भाई मेरे पास 10 लाख की एसेट्स हैं, लेकिन मैं अपना बिजनेस 12 लाख में बेच रहा हूँ, मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज सब कैलकुलेट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, अब जो बच गया वो नेट मेरे बिजनेस की कीमत है, परचेज कंसिडरेशन। लेकिन 10 लाख बना है परचेज, मेरा बिजनेस है तो 10 लाख का, लेकिन मैं तो 12 में बेचूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस के साथ साथ आप मेरे बिजनेस का नाम भी खरीद रहे हो, वो लोकेशन भी खरीद रहे हो जहाँ पे मेरा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। मेरी मान लीजिए रेडीमेड की दुकान है, मैं पूरी दुकान आपको बेच रही हूँ, तो मेरी दुकान की कीमत जमीन वमीन सामान वामान सब मिलाकर 10 लाख बनता है, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं 12 लाख लूंगी आपसे, क्योंकि मेरी दुकान का नाम है, लोग इस दुकान के नाम, इसकी लोकेशन की वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलेंगे, ये मेरी गुडविल है। तो एक्स्ट्रा 2 लाख में किसके मांग रही हूँ? मेरी गुडविल के। कहने का मतलब है गुडविल की कीमत आपको तभी पता चलती है जब आप अपना पूरा का पूरा बिजनेस बेच देते हो। डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैंने अगर उससे बोल दिया 10 लाख का बिजनेस है भाई 12 में दूंगी, तो जरूरी नहीं वो 12 में मान जाए, वो क्या कहेगा कि नहीं 11 तक ले लो बहुत है, ना आपकी ना मेरी 11 में डन कर दो। तो डिफिकल्ट है ना, मेरे हिसाब से 2 लाख मेरे गुडविल के थे, उसके हिसाब से 1 ही लाख एक्स्ट्रा दे रहा है वो, तो बहुत डिफिकल्ट है। इसमें बायसनेस हो जाती है कि भाई मुझे 2 लाख लग रहा है, उसको 1 लाख लग रहा है, फिर मैं कहूँ चलो 50,000 और घटा दूं गुडविल के। तो ये सब ड्रामा है इसके अंदर ना, कोई मेथड नहीं है, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है गुडविल कैलकुलेट करने का। इसका नेचर क्या होता है? नेचर होता है इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इसको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, जैसे मशीनरी या बिल्डिंग को कर सकते हो वैसा नहीं कर सकते।
लेकिन ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। मैंने आपको एक टॉपिक कराया था कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट पे आपने एक्सपेंस कर दिया, आने वाले अभी कर दिया, बहुत बड़ा खर्चा कर दिया बजट से बाहर आपने एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन आने वाले सालों में भी उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है इसी साल में आपको उसका फायदा मिलेगा, भाई अगले सालों में बाद वो एड बंद हो जाएगी, नहीं, आने वाले कई सालों तक वो एड टीवी पे चलने वाली है, तो उसका फायदा आने वाले कई सालों तक होने वाला है। तो उस खर्चे को एक साथ नहीं दिखाएंगे हम P&L में, हम हर साल थोड़ा थोड़ा खर्चा P&L में दिखाते रहेंगे, राइट ऑफ करेंगे। वो होती है फिक्टिशियस एसेट्स। उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हालांकि उनसे बेनिफिट हमें मिल रहा है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हम। लेकिन गुडविल की वैल्यू होती है, ये फिक्टिशियस नहीं होती, और इनको हम बेच भी सकते हैं, जबकि फिक्टिशियस को हम बेच नहीं सकते, इसीलिए गुडविल को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। क्लियर यहां तक? गुडविल का मतलब समझ आ गया। अब आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? बिजनेस की लोकेशन, अगर आप किसी अच्छी प्राइम लोकेशन पर अगर आपका बिजनेस है कि भाई आप ही का बिजनेस है, बस एक तरह से आप मोनोपोली क्रिएट कर दो तो आपकी गुडविल अच्छी बन जाएगी, राइट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और आपके एम्प्लॉयज भी अच्छे हैं, ढंग से डील कर पा रहे हैं कस्टमर्स के साथ, तो आपकी गुडविल अच्छी बन जाती है। पीरियड ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस जितने लंबे वक्त तक मार्केट में है उसकी उतनी अच्छी गुडविल रहेगी, राइट। आने वाले कई सालों तक अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप मार्केट में है, कस्टमर से डील करें, तो आपकी गुडविल ज्यादा बेटर है, बजाय कि नए कोई बिजनेस जो अभी एक साल पहले ही आया है उसकी गुडविल कम रहेगी। नेचर ऑफ गुड्स, आप किस तरह के गुड्स में डील करते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। अगर आप फैंसी आइटम्स में डील कर रहे हैं तो आपकी गुडविल कम रहेगी, राइट। अगर आप नेसेसरी गुड्स में डील कर रहे हैं, जरूरत है, तो आपकी गुडविल, आपको बहुत स्टेबल सी सेल रहेंगी आपकी, राइट, तो आपकी गुडविल भी ज्यादा रहेगी। लाइसेंस, अगर आपके पास कोई ऐसा लाइसेंस है, जैसे पेटेंट है आपके पास, तो लोगों को क्या अच्छा लगता है कि भाई इनके पास पेटेंट है, ये इसके रियल ओनर्स हैं, तो आपकी गुडविल पे फर्क पड़ता है। या अगर आपके पास कोई इम्पोर्ट लाइसेंस है कि भाई ये सामान आप बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो लोगों को पता होता है कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, आपको सप्लाई कर रहे हैं, वो रियल प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं आपको, कोई धोखाधड़ी नहीं है। कंपटीशन, अगर कंपटीशन आपका जो है उस पर डिपेंड कर रहा है गुडविल, राइट। कैसे? अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं लोग कि इसके कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे ऑफर्स ये प्रोवाइड कर रहा है, या आपके कॉम्पिटिटर्स वो क्वालिटी नहीं दे सकते जो आप दे रहे हो, तो लोगों को जैसे उससे सामान खरीदेंगे, एक बार खरीद लेंगे, फिर फील होगा उनको कि ये तो चीट कर दिया हमें, तो अब हमेशा से वो आप ही के कस्टमर्स रहेंगे। इस तरह से अगर कॉम्पिटिटर्स आपके लायक नहीं है तो आपको टफ कंपटीशन नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए आपकी गुडविल इंप्रूव हो जाएगी। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर एक बिजनेस है वो आने वाले सालों में प्रॉफिट अर्न कर जा रहा है, और अच्छा प्रॉफिट जा रहा है, हमेशा बढ़ता जा रहा है उसका प्रॉफिट, उसका जो ग्राफ है प्रॉफिट का वो बढ़ता जा रहा है, तो क्या रहेगा, उसकी गुडविल भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स। तो कैलकुलेट ही क्यों करनी है गुडविल? क्या जरूरत है गुडविल कैलकुलेट करने की? क्यों करनी है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। रिटायर हो जाए या डेथ हो जाए किसी पार्टनर की तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कोई फर्म बेच दी आपने तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दो फर्म्स थी, वो अमलगमेशन, दोनों फर्म्स मिलकर एक बन रही है, तो भी गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज्ड गुडविल, जब आप पूरा का पूरा बिजनेस किसी का खरीदते हो, जैसे मैंने अभी बताया था कि 10 लाख का बिजनेस है मेरा, लेकिन मैं 12 लाख में बेच रहा हूँ, क्योंकि 2 लाख रुपए मेरी गुडविल के हैं, मैंने नाम कमाया है, बिजनेस को सेटअप किया है, लोग मुझे जानते हैं, लोग जानते हैं मेरे बिजनेस को मार्केट में, तो 2 लाख मेरी गुडविल के हैं, राइट। क्लियर हुआ? फिर आइए फीचर्स पे। फीचर्स क्या होंगे? अराइज ऑन द परचेज ऑफ अ बिजनेस, पूरे बिजनेस को जब आप बेचते हो तभी ये गुडविल कैलकुलेट होती है, जब आप पूरे के पूरे बिजनेस को बेचते हो, और जिस पार्टी ने इस बिजनेस को खरीदा है वो उस गुडविल को क्या कहेगी? परचेज्ड गुडविल, खरीदी हुई गुडविल है, बिजनेस के साथ साथ खरीदी है उन्होंने। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, इसको बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। फिर होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल, जो इंटरनली जनरेट होती है। और ये क्यों होती है?
बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच एन ऑनगोइंग बिजनेस पॉजेस, कुछ डिफरेंट फीचर्स की वजह से ये गुडविल अपने आप जनरेट होती है बिजनेस के अंदर। इस गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं, इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग हम इस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं होता है, वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट, क्योंकि आप खुद से ही अनुमान लगा रहे हो कि आपकी गुडविल कितनी जनरेट हुई है, कोई और मेथड है ही नहीं इसको कैलकुलेट करने का, तो इसका कोई भी ट्रू कैलकुलेशन नहीं है। इंटरनली जनरेटेड, अंदर ही अंदर जनरेट हुई है बिजनेस में, बाहर के लोग थर्ड पार्टीज का कोई रोल नहीं है इसमें। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट्स, ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी आपको जब आप नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज ऑफ ऑल द एग्रीड प्रॉफिट्स ऑफ अ पास्ट ईयर। पास्ट ईयर, पिछले कुछ सालों के जो भी प्रॉफिट्स होंगे टोटल, उनका एवरेज निकालेंगे आप। कैसे निकाला जाता है, सम या फिर आप टोटल कर दो उन प्रॉफिट्स का। जैसे 5 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज निकाल रहे हो तो टोटल ले लो, 5 साल के प्रॉफिट्स को टोटल कर दो और नंबर ऑफ ईयर्स, नीचे नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, राइट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, वो क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट। आप जो नॉर्मली आप प्रॉफिट कमाते हो उससे ज्यादा अगर आपने कमाया है इस साल तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है, सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट रेलिवेंट है क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में, गुडविल की कैलकुलेशन के टाइम पर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में इसकी जरूरत पड़ती है। फिर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूएट करने के मेथड्स क्या है, 3 मेथड है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन, एक होता है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे निकालेंगे गुडविल, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। सबसे पहले आपको बताया था टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इनटू में एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, वो क्या निकल जाएगी, आपकी गुडविल निकल जाएगी। क्या क्या याद रखना है, अब नॉर्मल इनकम अगर कोई हुई है तो उसको डिडक्ट कर देना। अब नॉर्मल इनकम जो नॉर्मल नहीं है, जो अचानक से हो गई है, वो रोज रोज नहीं होती, बस उसी साल एक बार हो गई वो आपको, तो वो अब माइनस कर दो किसमें से, प्रॉफिट्स में से इसको माइनस कर देना। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ है, अबनॉर्मल लॉस जो रोज रोज नहीं होता, बस कुछ हो गया अचानक से हो गया आपको किसी एक साल में बस, तो इसको वापस ऐड कर दो प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि हर साल नहीं होने वाला है, किसी एक साल में कुछ हो गया गड़बड़ तो उस वजह से हो गया, अदरवाइज ये लॉस आपको कभी नहीं होगा। अब नॉर्मल इनकम, ये इनकम आपको कभी नहीं होगी, बस उस साल आपको किसी वजह से हो गई है तो इसको माइनस कर देना, इस इनकम को कंसीडर मत करना और इस लॉस की वजह से दुखी मत होना, ये आने वाले सालों में नहीं होगा, इसीलिए इसको वापस प्रॉफिट में ऐड कर दो। अगर कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है तो वो इन्वेस्टमेंट से हुई है, बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं हुई है, तो इस इनकम को जो इन्वेस्टमेंट से हुई है उसको डिडक्ट कर, माइनस कर दो प्रॉफिट में से, इसको भी कंसीडर मत करना। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, राइट। फिर आपको मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, आपको वेट्स दे रखे होंगे क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स, वेट दे रखे होंगे और प्रॉफिट्स दे रखे होंगे अलग अलग सालों के, जैसे 1 2 3 है ना, प्रॉफिट दे दिया 10 20 30, हाँ 3 सालों के ये, तो आपको प्रोडक्ट निकाल लेना है 10 40 13 2 में 3 90, इनका टोटल, तो प्रोडक्ट्स का टोटल डिवाइडेड बाय वेट्स का टोटल, इनका टोटल क्या निकलेगा 6 डिवाइडेड बाय 6, क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये तो सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला है। गुडविल कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। फिर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो कैलकुलेट किया था नॉर्मल प्रॉफिट। अब गुडविल निकल जाएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। फिर आते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड पे, 2 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट्स का। तो एवरेज प्रॉफिट्स का कैपिटलाइजेशन कैसे करोगे,
गुडविल निकालने के दो फॉर्मूले, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर एवरेज प्रॉफिट्स कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट्स माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दो तरीके रहेंगे गुडविल निकालने के। तो आपको इनमें क्या क्या सुनने को मिला? नॉर्मल कैपिटल नहीं, आपको इसमें कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट सुनने को मिला और नॉर्मल कैपिटल सुनने को मिला। कैसे निकलते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा? गुडविल इंक्लूड नहीं होगा, नॉन ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होगा, फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूड नहीं होगा। इन टोटल एसेट्स में से ये सब हटा दो, फिर टोटल एसेट्स जो बची हुई है उनमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर दो, तो क्या कैलकुलेट हो गया? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो गई। ये आपको फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एकदम इजी, सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि होता है NRR। तो ये क्या निकल गया आपका? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। अब हम अगली क्लास में इसके कुछ कुछ जो भी होते हैं न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं हम वो सब करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और एक ओवरव्यू देना था कि इस यूनिट में क्या क्या है। हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं इसके अलग अलग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और अलग अलग जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उनसे डील करेंगे। मुझे लगता है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए वीडियो, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।